हम अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं बहुत शॉर्ट में। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कुमार हुआ। हम रिसर्चर हैं पटना यूनिवर्सिटी से। हाइड्रोजियोलॉजी पे मैंने रिसर्च किया है, मेरा पीएचडी है। और मैंने खास करके पूरा पटना ज़िला पे पानी का जांच किया हूँ, खास करके पटना ज़िला ही मेरा रहा है। ठीक है, तो अगर हम और आज के डेट में आप लोग भी न्यूज़पेपर के माध्यम से सर भी आप लोग को पढ़ा रहे थे ग्राउंड वाटर के विषय में, पानी का संरक्षण, पानी का उपयोग और पानी का जो पोल्यूशन स्तर है उस सब के विषय में कारण, या तो न्यूज़पेपर में तो बहुत शॉर्ट में दिया हुआ रहता है, और हम लोग तो रिसर्च में बहुत डिटेल्स में स्टडी करते हैं। सोच लीजिए कि एक रिसर्च में कम से कम 5 से 6 साल का समय चला जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि पानी का जो है ना, हम लोग जो दुरुपयोग करें, मतलब दुरुपयोग तो सब कर रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल हम और आप कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे वर्ग है वो भी नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो इसके बारे में कम जानते हैं वो भी दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को कोशिश करना कि पानी को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि पानी का करेक्शन जो है हम लोग के लाइफ से इम्पॉर्टेंट है, खास करके ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल के लिए, प्लांट के लिए, जिसको हम लोग फ्लोरा और फाउना बोलते हैं, कम्बिनेशन कंबाइन करके। तो इसके लिए बायोडाइवर्सिटी अगर हम लोग को बचाना है तो पानी का संरक्षण करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और पानी का अगर हम लोग बात करेंगे पटना ज़िला का, तो खास तरह का भी कोई समस्या तो है नहीं, फिर भी बहुत जगह में पटना में भी, पटना ज़िला में भी पानी का प्रदूषण देखा गया है, जो हम अपना रिसर्च किए हैं। अगर आप जाइएगा मनेर इधर जाइएगा, या आप दियारा क्षेत्र में जाइएगा, या फिर आप नौबतपुर इधर जाइएगा, या बीटा इधर जाइएगा, तो पानी में आयरन, यहाँ तक कि क्या मसौरी एरिया में आर्सेनिक तक देखा गया है। ठीक है, अगर हम स्पेशली पटना टाउन का बात करें तो पटना टाउन में पानी अभी उतना प्रदूषित नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे बगल में गंगा है, पुनपुन है। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, इसका रिचार्ज एरिया लगभग हो जाता है। हम लोग जितना पानी खर्चा करते हैं उतना पानी रिस्टोर भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पानी का सरफेस होता है, बट अगर सरफेस का भी बात करेंगे वो भी बहुत सारे पार्ट में बटा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वीफर। एक्वीफर समझते हैं आप लोग, अगर ज्योग्राफी पढ़े होंगे, पढ़ते तो जानते होंगे। ठीक है, तो उसका भी बहुत सारा प्रकार होता है कि किस टाइप का एक्वीफर में किस तरह का पानी स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो सर बोले कि ज़्यादा देर नहीं लेने के लिए, 1 मिनट में, तो हम आपसे एक ही निवेदन कर सकते हैं कि पानी का उपयोग कीजिए, जितना ज़रूरत हो उतना उपयोग कीजिए, और अपने आसपास में सबको भी समझाइए कि पानी का उपयोग जो है ढंग से, समझदारी से करें। ठीक है, अब जैसे प्रदूषण को कम स्तर में फैलाएं। ठीक है, और ये जल संचय करने का कोशिश करें। जैसे पॉन्ड वाटर है, जहाँ पे तालाब है, तालाब को रहने दे, उसको ढके नहीं। हम लोग डेवलपमेंट करें, मगर डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी बचा करके रखने का कार्य करते चले साथ में। ठीक है, आप जैसे जाइएगा मोकामा ताल एरिया में, सर भी एक दिन बता रहे थे, वहाँ पे भी मैंने रिसर्च किया है। वहाँ का भी पानी का क्वालिटी में या एरिया में एक समय में वहाँ पे हमेशा लगभग पानी भरा रहता था। आजकल वहाँ पे भी पानी का मात्रा बहुत बहुत कम का रहता है, जिसके वजह से एग्रीकल्चर में वहाँ पे बहुत समस्या है। ठीक है, उसे Good morning to all of you. Today I'm talking about the democracy. First of all, I will give first a data or quotations by the Abraham Lincoln. Say that by the people, of the people, and for the people, choosing the mainly the governments a government. Now main agenda today's government, now so many parties have been developed, but today's peoples mainly chosen according to casteisms. Just like example, if Yadavji, so simply I will give the RJD vote. If any belongs to the Singh dynasty, so he also belongs to that your categories or other leaders. Now, how to choose your candidate? First of all, first you think that a candidate that works according to me or not. If do that work according to you, that means clearly say that candidate is really for helpful to all the people, all the citizens. Now second things I will discuss is so many leaders like criminals, so belongs to just like so many, I will not take a name, sir, that type of leaders, because I'm alive. So please, I'm requested to all of you, if you choose the any candidates, first of think that first
two things the matter. First, his personalities. Second, his educations. And third, how to maintain yourself, your society or your cities. Now, third things. If any leaders not work like a for your cities, your village, that type of candidates not chosen. If you that type of candidates you have to choose, not a helpful for any peoples. So please, I'm requesting to all of you, if all are my colleagues, all are given to vote in that just in after 1 month. So please, any leaders you have to choose. First, not you have to give a vote like a casteism way. Thank you. थैंक यू राजेश जी। डेमोक्रेसी पे स्पेशली इलेक्शन आने वाली है 2024, बहुत कुछ बातें समझ में आ गई होगी। इनकी बातों से बस एक चीज़ समझ में आ गया कि जो विकास कर रहा है वहीं पे आपका चुनाव जाना चाहिए, यानी वोट जाना चाहिए। सिंपल सा एक है, ना जात पे होनी चाहिए, ना धर्म पे होनी चाहिए, ना किसी मजहब पे होनी चाहिए। अगर बात होनी चाहिए तो ओनली विकास का, क्षेत्र का विकास हो, समाज का विकास हो, राज्य का विकास हो और देश का विकास हो। इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी, है ना। आइए सियोन जी निकलिए। सोच क्या रहे हैं बैठ के वहां से निकलने के बदले? बुलाने का जरूरत है, आप निकलिए ना, आने में टाइम लगेगा। पूजा रेडी रहेगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का मेरा टॉपिक है 1764 का प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, दोनों संधि, इलाहाबाद की दोनों संधि आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। 1757। सबसे पहले हम जानेंगे जो पलासी है कहाँ। तो पलासी बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर अवस्थित है और पलासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ आंतरिक जो है सो समस्या की वजह से जो इस युद्ध को जीत गया, कुछ गद्दार की वजह से यह जीत जो है सो अंग्रेजों ने यह युद्ध को जीत लिया था। और बाद में जाकर के मीर जाफर को इसका बंगाल का जो है सो शासक बना दिया गया। लेकिन जब तक में मीर जाफर को इस चीज़ की पता चलता है जो अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहा है, तब तक में बहुत देर हो चुकी थी। और फिर मीर जाफर इस चीज़ को सुधारने में लग गए। तो जब अंग्रेज देखा जो जब इस चीज़ को सुधारा जा रहा है, तो फिर मीर जाफर को उसके गद्दी पर से हटा दिया गया और उसके दामाद को मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया गया। और इसी बीच सिराजुद्दौला को मीर जाफर का ही पुत्र था मीरन, जिसने कि मार दिया था। जब मीर कासिम गद्दी पे बैठता है तो अपना जितना भी राजस्व था सारा राजस्व अंग्रेजों के लिए खोल दिया और धीरे धीरे बंगाल जो एक समृद्ध स्थिति में था, एक अच्छा पूंजीपति बना हुआ था, उसका जो है सो खजाना खाली होने लगा। और फिर मीर कासिम को इस चीज़ का पता चलता है तो मीर कासिम ने भी विद्रोह करना प्रारंभ किया। जब मीर कासिम विद्रोह करता है तो फिर मीर कासिम से और अंग्रेजों के बीच थोड़ा बहुत मुठभेड़ होता है और उस मुठभेड़ में जो है सो फिर मीर कासिम भाग करके आ जाते हैं अवध। अवध का नवाब उस समय में सुजाउद्दौला था और यहाँ से अब भूमिका तैयार हो जाता है। जब मीर कासिम अवध पहुँचता है तो यहाँ से भूमिका तैयार हो जाता है बक्सर के युद्ध का, जो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था अपना बिहार में। और उस समय शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली के शासक थे वो अवध में आए हुए थे। तो 3 शासक मिल करके बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 ईस्वी में, जिसमें अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय तीनों मिलकर के लड़े थे। लेकिन इस युद्ध को भी भारतीयों ने हार गया और यहाँ पर जो अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किया जा रहा था वो हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे और यहाँ पर इस युद्ध को हार जाता है। और यहीं से जो है तो मतलब ब्रिटिश उपनिवेश का सत्ता का नींव रखा जाता है। और उसके बाद फिर इलाहाबाद की संधि होती है। पहली संधि जो होती है वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को होता है, जिसमें शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है सो शाह आलम द्वितीय से कहता है जो आप अपने क्षेत्र का जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो दीवानी है वो आप हमें सौंप दीजिए।
और फिर उनको जो है सो कुछ वार्षिक रुपये दे करके जो है उसको वार्षिक पेंशन दिया जाएगा। और फिर दूसरा संधि जो किया जाता है, दूसरा संधि होता है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को, और यह संधि होता है सुजाऊ दौला के साथ। अवध का नवाब सुजाऊ दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह संधि होती है। तो आगे की जो इसके बाद जो है सो बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव लागू करेंगे। तो आगे की बात हम फिर नेक्स्ट जो जीडी होगा उसमें आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू शिवम जी। कैसा लगा शिवम जी? कुछ फील हुआ आने के बाद? यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ रहा होगा, लग रहा हो कि हम भी जाके बोल सकते हैं। इस 50 में जो नहीं बोल पाया 5 लाख में बोल पाएगा? इतना छोटा में भी कोई नहीं बोल पाए। कितनी संख्या है? 50-55 की संख्या, इतना में भी नहीं बोल सकते। इतना भी बोलने मत क्या मेरे को नहीं, ऐसे ही इशारा कर रहे हैं, मतलब उसको उठाइए मेरे को नहीं उठाइए, है ना। आपका चर्चा बड़ा शानदार था हिस्ट्री से। मैंने सीधा ओपन कर दिया हूं जीडी का सीधा मतलब अभी जो कुछ 1 से 2 महीना जो चलेगा किसी भी टॉपिक पे, उसके बाद टॉपिक हम रखेंगे और जवाब आपको देना होगा। और वही टॉपिक जो पूरा करंट में होगा उसी टॉपिक को रखेंगे और आपको जवाब देना होगा। चलो पूजा निकलो, आओ यहाँ। एक निर्णायक युद्ध के बारे में बता रहे थे, नहीं, जो आगे 1764 के बाद पूरे भारत को क्या किया? गुलाम के बंद जंजीरों में ले जाके जकड़ दिया। ठीक है। मौसम परिवर्तन होने के कारण हिमालय में तापमान की वृद्धि हो रही है। तो अपने बारे में तो बोल दो, लोग सुनेंगे। कौन इसको लाए? से मशीन लाए हैं क्या? आते ही शुरू हो गई रिमोट रोबोट। माई सेल्फ पूजा कुमारी। मौसम परिवर्तन होने के कारण हिमालय के तापमान में वृद्धि हो रही है। हिमालय के तापमान में पूर्व काल से ही 40% से अधिक बर्फबारी हो चुकी है। आने वाले समय में अंत शताब्दी तक 75% तक की बर्फबारी होने की संभावना है। अगर हम ये कहें तो इसका मुख्य कारण है भूसंकलन, मौसम का परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। भूसंकलन होने का कारण है कि वर्षा की बूंदें जो तीव्र गति से बर्फों पे पड़ती है और उनके बीच के दरारों के कारण बर्फ तीव्रता से अपने भूसंकलन हिमसंकलन का कारण बनती है। और अगर हम ग्लोबल वार्मिंग का बात करें तो जीवाश्म ईंधन बहुत तेज़ी से जो जलते जा रहे हैं, पॉल्यूशन होते जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारण बन रहा है। और अगर हम मौसम परिवर्तन की बात करें तो आने वाले न्यूज़ में हमें ये बताया गया है कि हिमसंकलन जो कि जहाँ से 40% नदियाँ निकलती हैं, हिमसंकलन से 40% नदियाँ निकलती हैं, वहाँ के प्रभाव में काफ़ी बदलाव हो चुका है। और जिस बदलाव के कारण जो कि आने वाले हमारे आजीविका है, सिंचाई है, इन सब चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिससे कि जान माल हानि का भी खतरा देखा जा रहा है। ये सारे मुख्य कारण थे। अब इसमें हम रोकथाम की बात करें तो एक डाइवर्जन डैम है। डाइवर्जन डैम के कारण हम जो कि जहाँ से बर्फबारी गिर रही है, डाइवर्जन डैम बना करके हम उस चीज़ को डाइवर्ट कर सकते हैं। और एक कैच डैम है जो हिमसंकलन को धीमा करती है। और मृदा यानी कि मिट्टी का सपाट तरीके से आपका कोने तरीके से उसको बनाना। और एक और कारण है वृक्षारोपण। तो हम जो भी क्या कहते हैं मौसम परिवर्तन को तो नहीं रोक सकते, लेकिन औद्योगिकीकरण से हम इन सारी चीज़ों को रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर फिर अटक गया। पूरा मेरा बाल गया। Wait. थैंक यू पूजा। कुछ ऐसी गलती थी जो पूजा शायद एक्सेप्ट कर पाए, और उन गलतियों में जो सबसे बड़ी गलती थी, आते ही रोबोट की तरह शुरू हो गई। ना तो नाम बताई और ना तो टॉपिक बताई। बाकी लोग बस सुनते जा रहे थे, बस बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा, कुछ पोल्यूशन पर्यावरण के बारे में है, लोग अंदाजा आंक लिए, अलग बात है। इसका मतलब ये दिखाता है कि अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी है।
बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। सुबी निकलो। सुजीत सर बुलाते हो या डांटते हो पता ही नहीं चलता। आओ जल्दी। अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, यहां आना एकदम जरूरी है कि नहीं। आइए। ऑनलाइन वाला देखो ना तरसता है, शायद हमें भी मौका आप देते हैं, आपको मिला है तो ठीक है। जी सर, बोल सकते हैं। माय नेम इज सुबी परवीन। आज जो बोलने जा रहे हैं हम महिला सशक्तिकरण पे, जो मतलब आज बहुत खुशी की बात है कि जो आज महिलाएं हैं सबसे आगे निकल रही हैं। जो लोग पहले समझते थे कि महिला कमज़ोर है, बोल करके केवल कमज़ोर बोला जाता था, आज मतलब इतनी सबसे आगे महिलाएं आगे गई हैं। तो उस पर बोलने जा रहे, जो हम उस भारत की मिट्टी से बिलोंग करते हैं, जो यहाँ मतलब संस्कृति के मामले में जाना जाता है, और क्या कहते हैं कि यहाँ हमारे भारत में महिलाओं को एक देवी के रूप में पूजा जाता है, एक देवी का सम्मान दिया जाता है। और सर नहीं बोल पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलो ना, कोई थोड़ी तुमको देखने वाला। बताइए एकदम जी। निश्चिंत हो के। चल थोड़ी रहा, कैमरा बंद है। अच्छा, बस जो इच्छा लगे बताओ, पावर अपना दिखाओ। महिला हो के महिला ना बोले, शर्म की बात है क्या। जी। पुरुष अपने पुरुष के बारे में फेंके, देखो कितना बोलेगा ये लोग। हम लोग को सताया जा रहा, 35% आरक्षण उनको मिल गया, मेरे को कुछ नहीं मिला है, शुरू से खाली आए खाली हाथ जा रहे हैं। नहीं आप नहीं बोलिए, बोल लेगी। हाँ सजेशन आप लोग नहीं दीजिए, बोलो। तो कहना चाहेंगे कि महिलाओं को लोग जो कमज़ोर समझते हैं वो कमज़ोर नहीं है। अगर एक बार आप उसको समझिए तो एक बार तो उसको मौका तो दीजिए कि आप बेटी बहुत अच्छी हैं। उसको ये कह करके मतलब कि दबा दिया जाता है, क्योंकि महिला का सबसे बड़ा होता है चरित्र, और उसको चरित्र दे करके ही बोल करके ही उसको कमज़ोर बना दिया जाता है। उसको नेगेटिव पॉइंट माइंड में दे करके कि तुम बेटी वहाँ क्यों गई, इतना टाइम क्यों हुआ, उसको एक नेगेटिव चीज़ दिमाग में दे करके उसे कमज़ोर बना दिया जाता है, बाकी वो कमज़ोर होती नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट बोली, अंत बोली लेकिन दमदार, दामनी मूवी वाला। फर्स्ट हाफ जो है उतना दम नहीं लगा, लेकिन सेकेंड हाफ जो था बड़ा जबरदस्त बात बोली। ये बात जो बोली कि औरतों को दबाना है तो उसके बस चरित्र पे उंगली उठाना है, ये एक लाइन जो था वो हजारों लाइन को पीछे छोड़ देता। और ये चीज आप चाहें तो आगे आने वाला टाइम में कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। ये होता है जब आप जीडी करते हैं, तो ये होता है जब आप सीखते हैं। सही बात है। अब महिला आज के डेट में किसी से दबी हुई नहीं है, भगवान ने ही उसे सबसे ज्यादा फुर्सत से बनाया है और सबसे बेहतरीन बनाया है। लेकिन हम जैसे कुछ लोग जिनकी मानसिकता अभी भी वैदिक युग वाली है, एक लाइन में है कि नहीं, बेटिया ये नहीं कर सकती, यहां नहीं जा सकती, तुमको इतना देर क्यों हुआ, लड़का 50 घंटा में है, कोई बात नहीं, बेटा है, अभी उम्र ही क्या हुआ है, 40 तो हुआ है, 2-3 बार अभी और अटेम्प्ट देगा। लड़की 19 साल हो गया है, ओ माय गॉड, शर्मा की बेटी का हो गया, नाना बना हुआ है, हम तो अभी कुछ नहीं है। क्लियर है। ये कहीं ना कहीं मानसिकता की सोच जो है ये हमें हटाना होगा, महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा। क्लियर है। आइए कृष्णा जी, शकल मत घुमाइए, जगह दीजिए, निकलिए तेजी से। उज्जवल जी तैयार रहिएगा। मेरा नाम कृष्ण मोहन है। आवाज से नहीं सुनाई तो पड़ेगा। पहली बार है था। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम लगे घर में है। मेरा नाम कृष्ण मोहन है। हाँ कॉर्नर में हो, सुबी के बगल में। I am Avinash Kumar from Nalanda district, Bihar Sharif. Nalanda district, Bihar Sharif. फिर से बोलिए एक बार इंट्रोडक्शन। I am Avinash Kumar from Nalanda जिला डिस्ट्रिक्ट बिहार शरीफ। आज हम पाल कला के बारे में बात करेंगे। पाल कला का उत्थान 8 से 12वीं शताब्दी के मध्य देखा गया है। इसमें सबसे प्रमुख योगदान वहाँ के
पाल शासक हुआ करते थे, जैसे धर्मपाल हुए, जिन्होंने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। उसके बाद उदंतपुरी बिहार शरीफ में, जो कि काफ़ी फेमस हुआ था शिक्षा के क्षेत्र में, उसका निर्माण गोपाल ने करवाया था। और सबसे प्रमुख नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसका निर्माण कुमार गुप्त के द्वारा करवाया था। ये तीनों बिहार में हैं और इसका साक्ष्य बिहार के साथ साथ कुछ क्षेत्र बंगाल में भी देखने को मिला है। और इस समय के चित्रकार हुआ करते थे जो वित्तमान और धीमन, जो नालंदा के ही थे, और वो बाप बेटे का रिश्ता था, वो बहुत फेमस हुए। अब इसमें स्थापत्य कला, इसके प्रमुख पार्ट है स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, इसका बौद्ध धर्म पे प्रभाव है, निष्कर्ष है। हम बारी बारी से बताते हैं। सबसे पहले स्थापत्य कला, इसमें इसको 4 खंडों में बांटा गया। सबसे पहले महाविहार, स्तूप, मंदिर, चैत्य। महाविहार के बारे में देखेंगे तो महाविहार में क्या होता था कि उस समय को शिक्षा का क्षेत्र के रूप में इसको माना गया है। जैसे वहाँ के बौद्ध भिक्षु हुआ करते, शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। और उसके बाद फिर स्तूप देखते थे कि बौद्ध पाल कला का जो शासक हुआ करते थे उस समय में बहुत अधिक मात्रा में स्तूपों का निर्माण कराए। उसके बाद चैत्य क्या होता था, तो चैत्य एक प्रकार का पूजा स्थल होता था। बौद्ध लोग वहाँ पे जाके पूजा करते थे। और चैत्यों की जो परंपरा रही है वो बहुत प्राचीन रही है। इसके बाद लास्ट में मंदिर देखेंगे। मंदिर जो था वो नागर शैली में दिखाई पड़ता था, और गया का विष्णु पद मंदिर और भागलपुर का कहलगांव मंदिर फेमस रहा है। नागर शैली का मतलब ये हुआ कि आधार से लेकर ऊपर तक चतुष्कोणीय आकृति का होता था। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अयोध्या का जो राम मंदिर है इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। और लास्ट में इसमें देखने को भी मिलता है कि इसका बौद्ध धर्म पर बहुत विशेष असर डाला है। तो हम कह सकते हैं कि ये धर्म असहिष्णुता का भाव रखता था, मतलब सभी धर्म को बराबर यानी सम्मान की दृष्टि से देखता था। और इसमें कुछ आलोचना भी होता है। जैसे आलोचना में हम देखेंगे कि उस समय होता था जैसे ईंट का प्रयोग ज़्यादा होता था, पत्थरों का कम होता था। दूसरा, धार्मिक विषय पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, आस्थानीयता को कम बोध कराया जाता था। तीसरा में देखेंगे कि जो मूर्ति कला जो होता था उसमें तंत्र मंत्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखता था। ये सब क्या है, खामियां हैं। फिर लास्ट में इसका निष्कर्ष यही बताएंगे कि जो पाल शासक जो हुए, बहुत सारे संघर्ष हुए, जैसे त्रिफर्षीय संघर्ष। इसमें सभी इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि इन संघर्षों के बावजूद भी ये कला अत्यंत उत्कृष्ट रहा। थैंक यू। विशाल जी ना, अविनाश जी, थैंक यू अविनाश जी, बहुत बढ़िया। ऐसे बोलते हो ऑफिस में आप बहुत आवाज से। आज पता नहीं क्या वो पहली बार था, है ना? कुछ तो अच्छा लग रहा होगा ना आके यहाँ पे सामने बोलने से। और इन्होंने पाल कला के बारे में बताए, समझाए, कोशिश हद तक की जो जैसे समझा सके, और बड़ा बेहतरीन तरीके से समझाए आपको पाल कला। क्लियर है? अब आएंगी पूजा, और निकलो बाहर। सुपौल, डर लग रहा किसे? क्या हम भगा देंगे भूत को? निकलो, हटो। पूजा, जाने आने दो उनको। तुम हट जाओ ना, चढ़ जाएगी तुम्हारे ऊपर बस। अरे नहीं डालेंगे, क्यों टेंशन लेती हो? मैं क्यों डालूंगा यूट्यूब पे? मैं लगता हूँ डालने वाला हूँ। हमारा स्टूडेंट सब अच्छा है। नहीं बाबू, डरने का क्या बात है? चलो देखो वहां पे, बताओ अपने बारे में। एकदम नहीं चल रहा है, इन लोगों को देखो। हाँ, हंसो नहीं, क्यों हंस रही हो? बुलाया अभी स्टेज पे, तो फिर बोलो पूजा, जो आपको इच्छा करे, जिसमें तुम कंफर्ट फील करते हो। My name is पूजा कुमारी। मेरा टॉपिक है आज सोशल मीडिया। गुड, सोशल मीडिया पे बोलेंगे। देखिए, हाँ, सामाजिक मुद्दों पर उत्पन्न होने वाले संदर्भ में सोशल मीडिया को एक बेहतरीन उपकरण माना जाता है। सोशल मीडिया आने से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। सोशल मीडिया का ऑनलाइन विविधता को बढ़ावा देता है। इससे छात्रों को बहुत टाइम बर्बाद होता है। आज सोशल मीडिया से अत्यधिक उपयोग से युवा वर्ग का आत्मविश्वास कम हो रहा है। वर्तमान समय में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी रील्स के दीवाने हैं।
तुम हमको कुछ मत देखो, सामने वहां देखो, इनको देखो, ये सब बैठे हो जो मनुष्य हैं, और तुम हमको ये बताओ सोशल मीडिया का तुम कैसे प्रयोग करते हो। तुम अपना कहानी सुनाओ मुझे। लोगों का दीवाना मत बनाओ। अब तुम सुनाओ कि कैसे करती हो। डर लग रहा। डर लग रहा। हम सोशल मीडिया का कैसे प्रयोग करेंगे हम नहीं बोल सकते हैं। अपने बारे में सुनाओ ना, कितना सोशल मीडिया का प्रयोग करके बर्बाद हुई हो पटना में। अपनी दास्तान नहीं सुना सकते हैं, ये गलत है क्या? बताओ ना कि दिन भर सोशल मीडिया में रहते हैं, रील के हम भी दीवाने हैं, उंगली टेढ़ा हो गया घिसने के कारण, और हम जीवन में करते ही कुछ नहीं। सोशल मीडिया से ज्ञान भी मिलता है और अज्ञान भी मिलता है, हम रहते उसी में हैं। कोशिश करते हैं आपके पास आने का, लेकिन टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। वजह सोशल मीडिया रोक के रखता है। रात दिन सोशल मीडिया देखने की वजह से सुबह नींद नहीं खुलती है। बहुत सारा काम, अन्य काम भी है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना। हम सोचते हैं वैसे वैसे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जिससे कि हमारा दिल लगा रहे। फायदा ही फायदा। बोलो। नहीं सर, नहीं बोलेंगे आज। आराम से निकालो। थैंक यू पूजा, थैंक यू बाबू। देखिए कुछ हुआ, दो ही लाइन बोले ना, पता तो चला ना बोलने लायक हम हैं। आपको आज ना कल इंटरव्यू से फेस करना होगा, जान चली जाएगी। नहीं होती है लोगों की इंटरव्यू। आप हमसे पूछो ना, किसका बायोडाटा निकालें, यहां टॉपर में बैठे हुए हैं, लाउड स्पीकर पे फोन करवाएंगे तो सुनोगे ना मेरी बात, तब तो लगेगा ना सच बोल रहे हैं। पसीना निकलने लगता है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। जब इंटरव्यू लेना शुरू करता हूं ना, पसीना निकाल देता हूं, खौफ पैदा होता है, क्योंकि हम जान के करते हैं इसे। हो सकता है इंटरव्यू पैनल में कोई मेरी तरह रहे बैठने वाला, जो पूरा उग्र प्रवृत्ति वाला हो, डराने के लिए। अरे हमसे ज्यादा थोड़ी होगा। अगर तुम हमको झेल रही हो तो वहां तो आसानी से हो जाएगा सॉल्व, और नंबर मिल जाता बच्चों को 85-90 के आसपास निकल जाता। जाके पूछो सबका नंबर क्या है, नंबर हम देते हैं। लेकिन अगर डरोगी तो कल फेल कर जाओगी, पढ़ने से पास नहीं करोगी। ये कहो तो मैं लिख कर दे देता हूं। आपको ये एक्टिविटी करना होगा। क्या गलत बोल रहे हैं? आपको यहां बोलना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको मुद्दे पे आपस में चर्चा करना पड़ेगा। पढ़ना तो सबसे छोटा सा पार्ट है, सबसे छोटा सा पार्ट है जो खुद भी कर सकती हो। मानती हो ना? आप इतना अच्छा आंसर लिखती हो ना, लिखते हैं ना, यहां के क्या हो जाता है आपको? मने तने मगर तगर, ऐसे लग रहा है जैसे कि मछलियां मगरमच्छ बोल रहे हैं। इसका मतलब है कॉन्फिडेंस डाउन अभी भी है। निकलिए वहां से। दिलीप जी क्या बोले बाबू? सीखना है ना, ये गुण भी तो आपके जीवन में होना चाहिए। सक्सेस का ये भी तो एक गुण है। आइए दिलीप जी। मेरा नाम दिलीप कुमार पड़ेगा। आप लोगों को, सब लोगों को नमस्ते, और ऑनलाइन में भी जो भी हैं वो सब लोगों को नमस्ते। मेरा टॉपिक होगा कृषि और किसान, और मैं ये कोशिश भी करूंगा कि जितने भी आए हैं, जितना लोग समझा के गए हैं, मैं वो कोशिश करूंगा उस टॉपिक को भी रिलेटेड करने के लिए। देखिए किसान शब्द नाम सुन के हमारे माइंड में क्या आता है? अन्नदाता। लेकिन हम उसके पीछे की जो छुपी हुई कहानी है कहीं ना कहीं जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। किसान, वो गर्मी हो, ठंडा हो, या चिलचिलाती धूप हो, तपता हुआ मिट्टी हो, तभी भी वो किसान अपने खेती पे जाता ही जाता है। लेकिन क्या है किसान की हाल? आए दिन किसान भूखमरी के चलते मरता जा रहा है। और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो किसान को हद तक सपोर्ट कर रही है, ठीक। और पैदावार भी दिन पे दिन जो है बिहार की अपने लेके चलें तो बिहार में कृषि का एक जीवन निर्वाह कृषि के तौर पे हम लोग यूज होता है। यहाँ पे बहुत सारी कारणें हैं, और किसान हमेशा ऐसी आशा में रहता है कि उसकी अनाज का एक उचित मूल्य मिले। किसान के घर की परिस्थिति में भी ये सबसे बड़ी परिस्थिति होती है कि जो वो अपना नगद फसल को बोता है, उसको ले आके चीनी मिल हो या और कहीं भी जगह हो, ले आके वो अपना बेचता है, तो इस आस में रहता है कि कब पैसा आए और अपने घर में पड़ी हुई जो बड़ी लड़की है उसकी शादी करें। और आए दिन वो कर्ज ऋण में फंसता हुआ जा रहा है। इसके समाधान के लेके कुछ बहुत सारी नई नई पॉलिसियां भी आ रही हैं, गवर्नमेंट भी दे रहा है। जैसे मेरे भाई साहब ने आए हुए थे, वो बोले थे लोकतांत्रिक के बारे में, तो लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं?
किसान के मुद्दा को लेके हम लोग हमेशा आगे तो चलते हैं लेकिन हमेशा पीछे हो जाते हैं। बस किसान का नाम सुन के सब कोई पीछे, किसान के लाभप्रद के लिए कोई नहीं, बस मेरे जाति से है मैं इसको वोट दूंगा। ये नहीं सोचेंगे हम लोग कि जो किसान के नाफा या किसान के फायदे के लिए या किसान को आने वाले समय में राहत पहुंचाने के लिए जो पार्टियां हैं चाहे जो नेता हैं उनको वोट दें। मेरा आप लोगों से यही रहेगा कि आप यही काम करें कि हमेशा किसान के विषय में सोचें, किसान, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं किसान ही के घर से हैं। और एक भैया आए थे जो भू जल स्तर के बारे में बता रहे थे, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन जो जल स्तर है वो नीचे डाउन होता ही जा रहा है। इसके कारण भी बहुत सारे हैं, जैसे कुछ वो कारण बता दिए तो कुछ कारण हम आपको बता देते हैं। जैसे एक सबसे बड़ा का पॉल्यूशन है, दूसरा का अत्यधिक दोहन है, तीसरा अत्यधिक उस सिंचाई के लेके जैसे हो गया कि अभी भी अब चले जाइए जहाँ पे नहर का व्यवस्था हो, नदी का व्यवस्था हो, वहाँ छोड़ देते हैं नहर के खेत में पानी खोल के कि चलो भाई आ रहा है, ओवरफ्लो हो जाता है, वो भी एक समस्या है। तो इस सब चीज को लेके ध्यान में रखते हुए भी किसान के विषय में हमेशा और अच्छे से सोचिए, अच्छा ही हमेशा उस कोशिश करिए कि अच्छा एथी होता जाए उस, और आने वाले समय जो चुनाव है उसमें अच्छे पार्टी का सपोर्ट करिए। मैं इसके साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ और धन्यवाद। पूरा आप तो एकदम राजनीति का रंग चढ़ा दिया आप नहीं क्लास में। अब जो है आएंगे, अभी अंदर मत जाइए, बाहर निकलिए। दिलीप जी, उज्जवल जी को बाहर निकालिए। उज्जवल जी हाँ आइए। आपको जो मुद्दा पे बोलना बोलिए ना, जो मुद्दा आपको सबसे अच्छा लगे। आप तो सबसे अच्छे हैं ही हैं। बोले सर? हाँ बोलिए, वहाँ बोलिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उज्जवल कुमार है, मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। आज का मेरा टॉपिक है प्रदूषण। पर्यावरण में प्रदूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाला दोष है। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। परिवहन से लेकर कृषि तक मानवीय गतिविधियों पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित कर रहा है। जैसे कृषि के लिए उपयोग की जाने वाले कीटनाशक और उर्वरक भूमि को प्रदूषित कर रहा है। लाउड स्पीकर, यातायात तथा कारखानों से निकलने वाले अत्यधिक शोर ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। प्लास्टिक प्रदूषण सर, कचरा जो पॉलीथीन के रूप में सर जमा होते जा रहा है, जो आगे चलकर वो प्लास्टिक प्रदूषण का कारण बनता है सर। ये सर हो गया सर, ये सर और हो गया इतना ही सर। अगला बार तैयार करके आएंगे। ये सर आप मुझे सब बच्चों को बताइए, गांधी जी का सत्य और अहिंसा समझा दीजिए बच्चों को। क्या है था गांधी जी का सत्य अहिंसा? सामने देखिए, बोल दीजिए। वो तो सबसे अच्छा बोलिए है ना सर टॉपिक। सर गांधी जी के जो सत्य और अहिंसा थे, वो कोई भी काम को सत्य तरीके से और हिंसा करना प्रयोग करते हुए सभी को राय देते थे कि इस तरह सत्य और हिंसा से कार्य किया जा सकता है सर। ये क्या था सत्य अहिंसा? बोलिए, पूरा डिटेल बताइए, कहाँ उपयोग किए, हमको क्या देखना? सर वो लगभग उनकी टोटल आंदोलन में ये सत्य और हिंसा का प्रयोग देखा जा सकता है सर। जैसे सर असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, सब में कहीं ना कहीं सत्य अहिंसा और छुपा हुआ था सर। यस सर। सर कोई नहीं पूछा सर, रहने दीजिए सर, इतना ही है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत बढ़िया उज्जवल जी। जो भी दिए शानदार दिए, जबरदस्त दिए, लेकिन बस रूम से बाहर निकल के आइए। देखिए कैसा लगा उज्जवल जी आपको? आइए आइए, बैठिए, नाम अभी ले लेता, अब बैठ जाइए। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा उज्जवल जी। देखिए कितना बड़ा क्लास है।
ये बस सही होना चाहिए, तब समझ में आ जाएगा कि इसीलिए तो यहां बुलाते हैं बाबू। वहां से तो सब चिल्लाता है, ये सब विशाल जी जो हैं यहां से बोलते हैं ऑफिस तक घर घर आता आवाज, यहाँ आने पलकला था, निष्कर्ष बताते हैं, इसके बहुत सारे कहा बिथवाल थे, बाबू का बात बोले हैं या मैया का बात बोले, कुछ पता भी नहीं चला, बोल दिया मुंह से निकल गया। यहां के हुआ क्या इनके साथ, डर ने इनकी आवाज को खींच लिया, कॉन्फिडेंस ड्राम से नीचे, लेकिन फिर भी बढ़िया सीखते, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं तरसों, एक न दिन सही हो जाएगा ना। इसी के लिए आपको दर दर ठोकर खाना होगा, 5,000 7,000 रुपया लेगा, अब बोलेगा हम इंटरव्यू लेंगे और फोटो तुम्हारा चिपका देगा, मेहनत कराएगा कोई और टीचर, फोटो कोई और चिपकाएगा तुम्हारा, देखते रहना। क्या गलत बोलते हैं? जहां पर हैं हम वहीं का क्यों नहीं बात करें, सब जगह क्यों बात करें, क्यों किसी दूसरे को अपना नाम दे दें, जो हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया हम उसका नाम देंगे, दूसरे को क्यों देंगे? इसी के लिए आपको यहां आना होगा। आइए रितेश जी, आइए, कोई भी टॉपिक रितेश जी जो आपको अच्छा लगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम रितेश कुमार है। ये मेरा छोटा सा परिचय है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं पहली बार अपने गांव से निकलकर कहीं बाहर पढ़ने के लिए आया हूं। इससे पहले मैं कुछ दिन एक शिक्षक के तौर पर भी काम कर चुका हूं अपने गांव के आसपास के बच्चों को। इसके बाद कुछ दिन मैंने जॉब भी किया है, लेकिन कुछ समय बाद मुझे अपने आप में आभास हुआ कि मैं इसलिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए। मेरे साथ काम करने वाले मेरे से वरीय पदाधिकारी उन्होंने भी बताया मुझे कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारे लिए कोई और प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और जब अपने आप में मुझे रियलाइज़ हुआ इन चीज़ों का, तो मैंने कहा नहीं है, मुझे यहाँ से कहीं जाना चाहिए। और जाना इसलिए चाहिए कि मुझे अपने हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, जैसे सर ने कहा कि मैं सुपौल ज़िला से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे सुपौल ज़िला के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप लोग जानते होंगे। हम लोग उन क्षेत्रों से आते हैं जहाँ अक्सर बाढ़ वगैरह की समस्या आती रहती है, जहाँ हमें अक्सर एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस हमें विस्थापित होना पड़ता है। बाढ़, आंधी, तूफान, बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित इलाकों में से हम लोग बिलोंग्स करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ, अब जाके बहुत सारी चीज़ें सुधरी हैं, लेकिन सुधरी हुई अवस्था में, उन्नत अवस्था में नहीं कह सकते हैं अभी भी हम सिर्फ थोड़ा सा एक लाइन पे आए हुए हैं कि हम कुछ अब कर सकते हैं। तो आज 2 टॉपिक पे डिस्कस करने का मन है। पहला छोटा सा टॉपिक रख लेते हैं, चुनाव, जो अभी हमारे सामने है। चुनाव जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि हम लोग किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश का जो सबसे मजबूत आधार होता है वो होता है चुनाव। चुनाव क्या होता है? चुनाव का एक शाब्दिक अर्थ हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी चीज़ को चुनना, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, और हम चुनते किसको है? अपने पसंद का चुनते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जिसके बारे में। ये हमारे संविधान के द्वारा दिया गया वह अधिकार होता है जिस पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना भविष्य ये देखते हैं कि हमारे नेताओं पे नहीं, उन नेताओं का भविष्य हमारे ऊपर है। हम हैं तो एक लीडर है तो हम नहीं हैं। तो हमारे देश का जो भविष्य होगा वो वास्तव में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे देश का भविष्य एक लीडर तय करते नहीं, एक हमारे देश का भविष्य हम लोग खुद तय करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार का हम लोग नेता चुनेंगे अपने लिए, क्योंकि वो जाकर के हम जिसको भी चुनते हैं वो आखिर करेगा क्या, वो जो भी करेगा उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? हमारे ऊपर पड़ेगा। वो जो भी करेंगे, जो भी नियम बनाएंगे, कायदे कानून जो भी काम करेंगे, तो क्यों ना हम अपने अधिकार का एक ऐसा
प्रयोग करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारे आधार को ठोस करे, हमारे एक देश को एक प्रगति के पथ पर ला सके। आजकल क्या होता है, एक छोटे से स्तर ग्राम पंचायत के स्तर से अगर हम अपर लेवल तक जाएं, प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा के चुनाव तक जाएं, तो हमें छोटे स्तर पर तो विभिन्न प्रकार की मुद्दे चलती है। एक बड़े स्तर पर हमारा तय करना होता है कि हमको क्या करना चाहिए। तो इसलिए हम अपने मत का प्रयोग उस जगह करना चाहिए जहां हमें ये लगे कि हमें ये व्यक्तित्व हमारे लिए बेहतर कर सकता है। हमें अभी जो इंडियन इलेक्शन का जो परिदृश्य हम देख रहे हैं वो एक धार्मिक रूप से चल रहा है। हमें इन चीज़ों पे गौर नहीं करना चाहिए, हमें इन चीज़ों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। नो कास्टिज्म, नो रिलीजन, ये हमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो हमारे राष्ट्र निर्माण में क्या हो, अहम योगदान दे, ना कि सिर्फ हम एक जाति के नाम पे चुन करके एक अपने जाति का डेवलप करें, एक धार्मिक आधार पर चुन करके एक धार्मिक लोगों का विकास करें। ऐसा हमारा देश का राष्ट्र का जो अध्यक्ष होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना होगा, हमारे मत का प्रयोग वहाँ करना होगा जो हमें राष्ट्र को एक मजबूत आधार प्रदान कर सके, ताकि उनके अंदर एक ऐसे व्यक्तित्व को लाना होगा जो शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हर एक सामाजिक क्षेत्र में, हर एक स्तर लेवल पर क्या करना होगा जो हमारे लिए बेहतर से बेहतर कर सके। हमें एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना होगा और ऐसे व्यक्तित्व को हम तभी ला सकते हैं जब हम अपने मत का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ ना कोई धर्म हो, ना कोई जाति हो, वहाँ हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक सामाजिक रूप से एक राष्ट्र के हित में हमारा अपना वक्तव्य हो। तो इसीलिए हम सभी को क्या करना होगा, अपने और मत का प्रयोग वहाँ करना चाहिए जहाँ पर क्या हो, हमारे राष्ट्र का भविष्य का बात हो, जहाँ हमारे राष्ट्र आगे बढ़े, ना कि हम पार्टिकुलर हो। इसके लिए ठीक। दूसरा मेरे टॉपिक थोड़ा सा पॉल्यूशन पर ले लेते हैं, जैसा कि इससे पहले भैया ने कुछ बताया। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू रितेश जी, बहुत बढ़िया, सुपर। इन्होंने एक बात, बड़ी अच्छी बात बताया और आप सबको भी अच्छा लगा होगा। इन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन फेंकी, शायद आप पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए। हम चुनते हैं नेता को, हमसे बनता है देश, हमसे देश का नाम होता है, नेताओं से नहीं। यानी अगर देश बर्बाद हो रहा है तो उसके पीछे जिम्मेदार हम सब हैं, नेता नहीं है। चुने आप थे तो जिम्मेदारी भी आप ही को वहन करना होगा। तो इस बार इनका सिंपल सा कहना है कि इस बार जात, धर्म, मजहब सबसे ऊपर उठ के देश के बारे में सोचना है और देश के बारे में ही उंगली को क्या करना है, दबाना है। एक लाइन में सर, है ना रितेश जी, यही बात है ना। फिर से एक बार थैंक्स आपको। कैसा लगा, समझ में आ रहा है ना? कुछ कुछ सीख जानते हैं। कई बार ध्यान से हम जब बैठ के सुनते हैं ना तो दूसरों की बातों से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहां पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को, जब कोई रितेश जी जैसा, पूजा जैसा, डोली जैसा अगर आके कोई यहाँ पे बोलती है ना तो हमें भी ऐसा एक कंपटीशन का माहौल उत्पन्न होता है। अरे उज्ज्वला के बोल दिया, मतलब हम ही सबसे बड़ा बेवकूफ हैं। रुको अगले दिन हम बताते हैं, तैयारी पर आएंगे, तैयारी करके दिखाते हैं कि कैसे बोला जाता। 2 मिनट का 4 मिनट धर के माहौल बदल देंगे। सामान आप बांध दिए तो मेरा नाम नहीं कृष्णा, क्या गलत बोलते हैं? ये आपका कंपटीशन हमसे नहीं होगा, लेकिन इन सब बच्चों का जब बात आएगा ना तो आपके ऊपर अंदर अहम आ जाएगा, है ना शिवम जी? और आप अगले बार देखिएगा बेहतर करके आएगा, मुझसे लिखवा कर रख लीजिए। आइए पंकज जी बाहर। नाम में क्या रखा है? मेरा नाम विपुल कुमार है और मेरा टॉपिक है इंटरनेट का जाल। आज की लखीसराय से। आज के समय में इंटरनेट का यूज हर जगह हो रहा है,
जैसे एग्जाम्पल होटल, डॉक्टर के यहाँ रोबोट के रूप में, या फिर ऑनलाइन ऑपरेशन, या फिर टीचर या ब्लैक बोर्ड के क्लासरूम के रूप में हो रहा है। लेकिन इसका बहुत बड़ा फीडबैक भी है जो मतलब नकारात्मक यूज में आता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले, ये जनरेट कहाँ से होता है। ये इसका कोई संस्था नहीं होता, ये मतलब अपने आप चलने वाला एक चीज़ है। और यहाँ हम लोग टावर लगाते हैं, टावर से जो रेडिएशन निकलता है उससे बहुत सारे पक्षियों का भी लॉस होता है, बहुत सारे बीमारी होता है, जिसमें कैंसर हो गया, जिससे बीमारी और सारी बीमारी होते हैं, मानसिक बीमारी लोग होता है। और इसका फीडबैक ये भी देखा गया है कि आप जो मतलब आजकल के बच्चे जो होते हैं, बच्चे से लेकर हर युवा तक जो मतलब अपने काम छोड़ के भी इसमें लगे होते हैं, 8 घंटा 10 घंटा यहाँ तक और अधिक समय भी देते हैं। और उस कारण इसका मानसिक दबाव से जाकर मतलब उसका सोचने का शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और उसके बाद स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव, न कहीं चलना फिरना, ये भी एक्स्ट्रा सर्कुलम ये भी खत्म हो रहा है। और एक कम्युनिकेशन होता है कि मतलब हम किसी से बात करते हैं या कहीं बैठ के किसी दोस्त से बात करते हैं तो आपस में एक दूसरे का कम्युनिकेशन बढ़ता है। अब इंटरनेट में क्या हो गया कि हम खुद से अपना कुछ भी करना है, रूम में ही रह के हर काम कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। थैंक यू विपुल जी, सुपर। मुझे पता है कि आप भूल गए हैं, है ना? टेंशन नहीं लेने का, बैठ जाइए। अगले बार पता चलेगा ना क्या गलती हुआ। खड़े जो हुए वही आएंगे। हाँ, क्या नाम हुआ? विशाल जी, आइए आइए विशाल जी। पंकज जी आपको फंसाया, आइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कैसे बोलिएगा तब गुड मॉर्निंग, तेजी से बोलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से हैं सर? ये हम वैशाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नाम तो सब जानते ही होंगे, बताने का जरूरी नहीं है। यार सही फ्रेंड सर, सर सभी 50,000 रुपया दिया जाता है सर, ये सब योजना हो गया। और यही सब फिर और अभी दीदी ड्रोन योजना भी केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है, जिससे महिला अपने पे सशक्त हो और ड्रोन के माध्यम से ये सब कर सके। फिर लखपति दीदी योजना चलाया गया है और यही सब है सर। चलिए बहुत बढ़िया। काजल बाहर निकलो। बहुत बढ़िया डोली, बड़ा अच्छा बोली, लेकिन जो बोली अच्छा ही था, खराब नहीं था। लेकिन नेक्स्ट टाइम से एक चीज ध्यान रखना कि बोलने वक्त ये न हो जाए लगे कि गाय पे लिखा जा रहा है। ये चीज ध्यान रखना। एकदम आप सिविल सर्वेंट हो ना, आप क्यों ना अपने आप को एसडीएम मानते हो? आप एक अधिकारी हो, अधिकारी जैसी बात किया करो। ये चीज समझ। जब बोलना शुरू किए तो समा बांध दो। अथी मथी कथी और या ना ढा भा घा, क्या बोले जा रहे हो? हमें नहीं समझ में आता क्या हो रहा। ये अथी पथी बोलना बंद करो, मेरे को इरिटेटिंग लगता है। कहां से सीखी अथी? ये सब जगह का है, ये सिर्फ उसी इलाका में नहीं है, मिथिला वाला इलाका में नहीं है, ये इधर वाला इलाका में भी है, दक्षिण वाला में भी है। अथी मतलब होता क्या भाई? अथी में थी। आइए अब प्रियंका, इसके बाद अब प्रियंका। थोड़ा सा बाबू, सब तुमको भी नहीं सिखाने का, तुम भी ना पैसा दियो हमको। 2 ही लाइन बोलो ना, कोई बात नहीं है। अब सबका जब डालेंगे ना तो सुन लेना क्या क्या कमेंट आता है, शर्म आएगा तब ना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका और मैं जी धन्यवाद। मेरा टॉपिक है कि मैं जिस गांव से हूँ वहाँ शिक्षा और ये मतलब ज़्यादा ये नहीं है, मतलब ज़्यादा वहाँ क्या बोल सर नहीं बोला जा रहा।
मान लो तुम अधिकारी बन के कहीं गए, हाँ मेरा नाम ये है, ज़्यादा ये नहीं है,